Now, this is the Amresh 12, and chapter is the dual nature of matter and radiation, and this is the lecture number 2. इसमें हम लोग फर्दर जानेंगे, ठीक है। माय नेम इज अमरेश चौधरी एंड कॉलिंग नाम इज हर्ष, और टॉपिक आज जो बिलोंगिंग हुआ होगा, व्हाट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, व्हाट इज द फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल किसको कहते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस क्या होता है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, और याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा देखिएगा सिलेबस में, शायद ये सिलेबस से हटा है या नहीं, मैंने मैसेज भेजा होगा, ठीक है। कमिंग क्लास में ये सब पढ़ाएंगे ना, तो मैं उसको देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा फिर मैं पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन वो पेपर में आएगा या नहीं आएगा वो मैं चेक कर लेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे समरी। तो पहले समझिए व्हाट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेज से बना होता है। अगर कोई आपको पूछेगा कि लाइट आपके ऊपर पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है भैया कि एनर्जी हमारे ऊपर पड़ रही है। जब मैं बच्चे से पूछता हूं ना कि लाइट किससे बना होता है, तो बोलता है सर फोटोन से बना होता है। अरे भैया गलत बात, पहले समझो। आप लोग जहां पे भी बैठे होगे, आप लोगों के ऊपर अगर लाइट पड़ रही है, ठीक है, सपोज कीजिए ये शिवेश भाई है यहाँ पे, ठीक है, ये शिवेश है, शिवेश पे अगर ये लाइट पड़ रही है यहां से, तो समझ लो कि इसके ऊपर क्वांटा पड़ रहा है। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी पड़ रहा है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसलिए लाइट में हम लोग कहा जाता है ना कि ठंड के दिन में हम लोग को धूप में बैठना चाहिए, क्यों पता है, क्योंकि एनर्जी उससे हमारे बॉडी में आती है। तो वही एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, और पैकेट ऑफ एनर्जी को ही क्वांटा कहते हैं, ठीक है। और इस पैकेट ऑफ एनर्जी का जो एक छोटा सा पार्ट होता है, जो पार्टिकल नेचर का है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। देखो मैंने क्या वर्ड यूज किया, फिर से समझिएगा कि पैकेट ऑफ एनर्जी में छोटा सा पार्टिकल है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। उस पार्टिकल को, उस मतलब पॉइंट को फोटोन कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई बोले आपको कि लाइट किससे मिलकर बना है, तो सिर्फ फोटोन आप नहीं कहना है, आपको कहना है सर क्वांटा से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी से बना हुआ है। आगे एक फिजिक्स का एक टॉपिक होता है, मतलब पूरा ब्रांच होता है, उसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, वो यहीं से निकल के आता है। तो लाइट जो है वो छोटे 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 पैकेट से मिलकर बना होता है, बहुत सारे पैकेट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 1 सेकेंड के लिए भी लाइट अगर आपके ऊपर पड़ गई, तो समझो कि कम से कम 1 करोड़ से भी ज्यादा पैकेट आपके पास एनर्जी का आ गया, और उसमें एक एक पैकेट में फिर लाखों फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब लाइट इज द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और एक एक पार्टिकल की एनर्जी, एक एक पैकेट की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी लाइट की, ठीक है। आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट से जो मिलकर बना होता है, उस पैकेट की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है, ध्यान दीजिएगा, और उसकी जो मोमेंटम होती है उस पार्टिकल की, उसकी मोमेंटम होती है एच न्यू बाय सी। पुराने जमाने में लोग क्या समझते थे पता है, कि लाइट जो है किसी को कुछ डैमेज कर ही नहीं सकता, लाइट से हम लोगों को कोई लॉस ही नहीं है, लाइट हमारे लिए मतलब लाइट सिर्फ रोशनी के लिए काम आता है कि हम लोग देख पाते हैं, बस यही यही हम लोग पुराने जमाने में जानते थे बेटा। लेकिन हम लोगों ने जब से ये पार्टिकल नेचर आया, वेव नेचर आया, तो हम लोगों ने जान लिया कि लाइट से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम, मान लो हमारे पास बहुत ज्यादा दूर में कोई चीज है, वहां पे मुझे एनर्जी भेजना है, लाइट के फॉर्म में भेज देंगे, वो जाके उसको डिकोड कर लेगा। लाइट में मोमेंटम भी होता है, वो अगर कहीं पे पड़ेगा तो उसको डैमेज भी करेगा, इंपैक्ट डालेगा उसमें। इसीलिए हम लोग देखते हैं वो मोबाइल ये जो यूज करते हैं, रिमोट जो यूज करते हैं, उसमें देखते हो बटन दबाते हो अपने आप देखना स्क्रीन चेंज हो जाता है, पूरा लाइट कट ऑफ तक हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि उसका मोमेंटम होता है, वो जाके इंपैक्ट डालता है। समझ रहे हैं मेरी बातें। तो लाइट की एक एनर्जी भी होती है, लाइट के पास एक
पैकेट का मास होता है, लेकिन उसकी जो मास होती है वो रेस्ट मास नहीं होती। मैं आगे बताऊंगा कि वो कभी रेस्ट में ही नहीं रहता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, और उसकी मोमेंटम जो होगी वो क्या होगी, एच न्यू अपॉन सी होगी। और डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम गिव्स अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट द लाइट क्वांटम इज अ पार्टिकल। जब उसके पास एनर्जी भी है, मोमेंटम है, इसीलिए जब मोमेंटम है तो भैया इसका मतलब वेलोसिटी होगी, मास होगी, और जब मास है तो ऑब्वियसली वो मास पार्टिकल है, इसीलिए वो पार्टिकल नेचर है। मैं बच्चों से पूछता हूं कि प्रूव करो कि लाइट जो है पार्टिकल से मिलकर बना होता है। बोलते सर मैं बता तो सकता हूं पर प्रूव नहीं कर सकता। मैंने कहा बेवकूफ है, ऐसे प्रूव कर सकते हो आप बोलोगे कि सर E इक्वल टू एच न्यू होती है, लाइट की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, लाइट की कुछ ना कुछ मोमेंटम होती है, और जब किसी भी जगह पे एनर्जी भी है और उसका मोमेंटम भी है, तो मोमेंटम का मतलब वेलोसिटी भी है, उसमें मास भी है, और जब मास है तो वो मास पार्टिकल है, इसीलिए हम लोग मास पार्टिकल फोटोन है। इसलिए हम लोग ये नहीं देखो, जब हाइगन ने बोल दिया ना कि वेव नेचर, तो उस समय ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा था कि पता नहीं ये पार्टिकल नेचर होता है या नहीं, पार्टिकल होता है या नहीं लाइट में। ठीक है, लेकिन नहीं, प्रॉपर न्यूटन ने ये प्रूव किया था। इसको कॉरस्पोलर थ्योरी भी कहते हैं बेटा, कॉरस्कुलर थ्योरी, इसी को पार्टिकल थ्योरी भी कहा जाता है। तो न्यूटन ने प्रूव करके दिखा दिया कि नहीं भैया ऐसा है कि ये इसमें पार्टिकल होता है, उसकी कुछ ना कुछ मास होती है। पढ़ के सुनाइए श्रद्धा। Photoelectric effect established the fact that light in interaction with matter behaves as if it was made of quanta or packets of energy, each of energy h nu, where h is Planck's constant and nu is the frequency of light. यस, पढ़ के सुनाइए दीपांशु। सीरियस पढ़ो। Einstein also made an important conclusion that the light quantum can be associated with momentum h nu by c, where c is velocity of light. A definite value of energy as well as momentum gives a strong indication that light quantum is a particle, which was later named as photon. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले बता दीजिए मुझे। No, sir. सर क्लियर है। अब लिखिए टॉपिक का नाम, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। मैंने आप लोगों को कहा था 12 इज द बेस, 11th एंड 12 इज द बेस फॉर ऑल फर्दर एजुकेशन। ठीक है, आधा इंजीनियर, आधा डॉक्टर, आधा साइंटिस्ट, आधा जो भी पोस्ट पे आप जाओगे, आधा आपको 11-12 में ही बना दिया जाता है। हाँ, कुछ टीचर नहीं अच्छा पढ़ाते या बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो वो दोनों की अलग बातें हैं। ठीक है, एक्सेप्शन तो स्वर्ग में भी होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये सब सारे आपके सिलेबस के पार्ट है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, लोग तो कहते हैं 15 दिन में सिलेबस खत्म कर लेंगे, भैया मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब सारा पार्ट छोड़ नहीं सकता मैं पढ़ाने के लिए। तो लिखिए टॉपिक का नाम, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। सर हाँ बोलिए बेटा। सर क्वांटा के अंदर फोटॉन्स होते हैं या फिर एक क्वांटा? मैं बताता हूँ, एक्चुअल में क्वांटा के अंदर ही फोटोन होता है। बहुत बार यही समझ लो, उस क्वांटा का जो सबसे एलिमेंट्री पार्ट है उसी को फोटोन कहते हैं। सर फिर ऐसा क्यों लिखते हैं कि एक क्वांटा इज अ फोटोन? मतलब एक क्वांटा इज ए फोटोन ऐसा कभी नहीं लिखते, लेकिन सर कौन वन लेते क्वांटा हैं। ऑफ मैं रेडिएशन, बताता हूँ, लाइट रुको रेडिएशन। रुको रुको, मैं बताता हूँ। अगर ये लाइट आपके पास आ रहा है बेटा, आपको पता ही नहीं है कि कितना क्वांटा है इसमें, कैलकुलेट भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि लोग तो मानने को तैयार नहीं है कि फोटोन है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से ये सब सारा प्रूव हो गया है कि भैया है। लेकिन उसकी जानते हो, एक क्वांटम माने एक एनर्जी पैकेट में, इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि लाइट जब आती है ना बेटा, एक एनर्जी पैकेट में आती है, और उस पैकेट में क्या है, कितना है, वो अभी तक काउंटेबल नहीं है। और हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज माना अभी जो है वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जो क्वांटा को भी मेजर करके बता दे कि पहले क्वांटा कितना है, फिर क्वांटा में पार्टिकल कितने हैं, उसकी एक्चुअल एनर्जी कितनी है। ठीक है, एक एक पार्टिकल की वो हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि नंबर पता नहीं है ना। लेकिन हाँ, इसको क्वांटा जरूर कहते हैं, फोटोन जरूर कहते हैं। कुछ बुक में लिखा होता है कि लाइट का जो एनर्जी का जो एक पैकेट होता है उसको फोटोन कहते हैं, कुछ बुक में लिखता है कि नहीं वो एक क्वांटा कहते हैं उसको। एक्चुअल में देखिए,
मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कितने पैकेट हैं मुझे नहीं पता, तो वो पैकेट का जो एलिमेंट्री पार्ट है दैट इज द फोटोन। ठीक है, इसलिए देखिए मैंने लिखा भी है। ठीक है, मैंने जब बुक अपनी लिखी भी थी 2.5 से 3 साल लगा था मुझे लिखने में। ठीक है, उस समय जब मैं रात रात में बैठ के लिखता था तो मैं पहले बहुत कुछ तो मेरे डायरी में लिखा हुआ था और बहुत सारा मैं रिसर्च भी उस समय करता था और मैं सोचता भी था कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, इन इंटरेक्शन विद रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। तो कहने मतलब उस क्वांटा में जो पार्टिकल है ना उसको फोटोन कहते हैं, उस क्वांटा को फोटोन नहीं कहते हैं। एग्जांपल दे देता हूं, अगर आप दुकान में जाके आपने कहा कि भैया मुझे 1 दर्जन केले दे दीजिए, 1 दर्जन केले दे दो, देगा वो आपको केला ही, लेकिन वो एक, अगर आपने 1 दर्जन माना तो वो 1 नहीं देगा, वो 12 पीस देगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपने जाके उसको दुकानदार को बोला भाई मुझे केले दे दीजिए, ठीक है, तो वो जानते हो या तो वो 1 से ज्यादा, क्योंकि केला 1 होता है, 1 से ज्यादा 2, और 2 से ज्यादा वो इन्फिनिटी तक आपको कुछ भी दे सकता है। उसी तरह से लाइट जो है मिलकर बना होता है, वो फोटोन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्वांटा से मिलकर बना होता है, कितने क्वांटा ये पता ही नहीं आपको, वो इन्फिनिटी भी हो सकता है। और उसका जो छोटा पार्ट है, जो क्वांटा जिससे मिलकर बना होता है, उस छोटे पार्ट को फोटोन कहते हैं। बेटा हाँ पूछे क्वेश्चन, सर क्रॉस क्लियर क्वेश्चन करो। हाँ बोलो। सर, क्लियर है सर, क्लियर है। नहीं क्रॉस क्वेश्चन करो यार। एक बार बताता हूँ, मैं एक बार, बहुत बार क्या होता है, ठीक है, बच्चों को मैं कहता हूँ कभी कुछ बताने का होता है तो मैं थोड़ा इम्फेसाइज होकर बताता हूँ। हम लोग थोड़ा सा बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा बोलते हैं और टीचर भी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मैं लेकिन बच्चे को ये कहता हूँ कि अपना जब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आए तुमको, तब तक तुम फाइट करते रहो। ठीक है, सर सर भी मुझे सही लगा होंगे। था वो लिखा हुआ था। ठीक है, सर मुझे लगा था कि सर एक स्लाइड में लिखा हुआ था कि 1 क्वांटा ऑफ लाइट रेडिएशन इज नोन एज फोटोन। नॉन एंड फोर कह सकते हैं, क्योंकि वो एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए। ठीक है, ये जितने भी स्लाइड का पार्ट है सारे मेरे बुक का पार्ट है बेटा, लेकिन पूरी बुक मैंने इसमें नहीं डाला है, क्योंकि बुक में तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें डाली होती है जो आपके काम का नहीं होता है। ठीक है, ये जो है शुद्ध स्टडी है आपका, इसीलिए मैंने इसमें डाला हुआ है। तो जहां डाला होगा उसमें देखिएगा, ये लिखा भी होगा मैंने, तो उसका यही लिखने का मतलब है मेरा। ठीक है, ये सब मैंने खुद अपने से बनाया है। ठीक है, इसीलिए एक एक चीज मुझे इसमें पता है। तो देखिए बेटा, ईच फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि मैंने बताया था न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। तो लिखिए कॉपी में, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, एंड मोमेंटम P इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, और न्यू अपॉन सी को 1 अपॉन लेमडा कहते हैं, उल्टा कर तो एच अपॉन लेमडा। तो ये दोनों फॉर्मूले, तीनों मतलब ये फॉर्मूले लिख लीजिए, इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, एंड यू नो P इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। ठीक है, अब समझो, अगर रेडिएशन है, लाइट एक तरह का रेडिएशन है। मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में एक टॉपिक में एक चीज बताया था, वो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये कलर चेंज करके ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि चार्ज जब भी रेस्ट में रहता है, ठीक है दीपांशु, आप तो थे शायद उस समय। ठीक है, चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो चारों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बताया था या नहीं बताया था, बताओ। ठीक है, अगर चार्ज कहीं मोशन में है, किसी वायर में मोशन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होती है और उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैंने बताया था, ऐसा तब होता है जब आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहे तब। अगर एक्सीलरेशन आपने दे दिया किसी चार्ज पार्टिकल में, तब क्या होता है कि ये चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, और वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब है जहां जहां एनर्जी बाहर निकल रही है वहां वहां पे उसमें वर्क कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। लाइट में भी यही होता है। आपके घर में जो बल्ब जल रही है, देखिएगा उधर से करंट आता है और लाइट में प्रोसेस होती है, जिसके कारण से, मतलब बल्ब में प्रोसेस होती है जिसके कारण से आपको लाइट मिलती है। हर टाइम अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया तो लाइट आना बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, हर टाइम उसको वर्क करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्लियर है मेरी बात है?
पढ़ के सुनाइए श्रद्धा, फर्स्ट नंबर। In interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it is made of particles like photons. दीपांशु पढ़ के सुनाइए। कहाँ भाई दीपांशु, पढ़ो। आवाज नहीं आ रही है, पढ़ो। Hello. हाँ आवाज बोलो, पढ़ो। Yes, sir. Sir, each photon has energy E equals to h nu equals to h c by lambda, and momentum P equals to h nu by c equals to h lambda, where h is Planck's constant. सॉरी, h अपॉन लैम्डा। Yes, sir. Yes, sir. Sir, Planck's constant, mu and lambda are the frequency and wavelength of radiation, and c is the velocity of light. वेरी गुड, पढ़ के सुनाइए शिवेश, थर्ड नंबर। Irrespective of the intensity of radiation, all the photons of a particular frequency nu or wavelength lambda have the same energy which is equal to h nu, which is equal to hc by lambda, and same momentum p, which is equal to h nu by c, which is equal to h lambda. कहने का मतलब तुमको अगर सर कहना क्या चाहते हो, जो भी रेडिएशंस होती है, मैंने कहने का EMW वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, सबकी लाइट की स्पीड की वेलोसिटी बराबर होती है। हाँ, किसी का पार्टिकल अगर हैवियर होता है तो उसकी एनर्जी कम होती है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये घर में पढ़ लीजिएगा, ये सब सारी बातें, ये कम है थोड़ा। ईच फोटोन इज हैविंग द सेम एनर्जी, फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, फोटोन जब एमिट होता है तो वो क्यू सोर्स पे डिपेंड करता है, मैंने अभी बताया है। ठीक है, उसकी डेफिनेटली एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन गिव्स द रेडिएशन, डेफिनेट एनर्जी, कलर विच डज नॉट चेंज विद व्हेन फोटोन ट्रेवल्स थ्रू द डिफरेंट मीडिया। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ तो चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए the velocity of photon in different media is different, which is due to the change in its wavelength. हाँ, मीडियम अगर चेंज करोगे तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, जिसके कारण कि आपको हम लोगों ने बताया अभी तक, स्पेक्ट्रम जो बनता है इसी कारण बनता है, क्योंकि मीडियम चेंज होता है तो सबका वेवलेंथ अलग होने की वजह से, फ्रीक्वेंसी अलग होने की वजह से विबग्योर बनता है। ये सब सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यू टॉपिक लिखिए, रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन। ठीक है, समझो ये एक फॉर्मूले से जानते हो एक नया ब्रांच खुलता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन, टॉपिक का नाम लिखो। देखो द रेस्ट, हाँ बोलो बाबू। सर मेरे ना स्कूल से लिंक आई हुई है क्लास ज्वाइन करने की। ओहो, तो क्या करना है बताओ। नाउ द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज 0। इसका मतलब क्या है कि फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, पहले एक फॉर्मूला जान लीजिए, किसी भी पार्टिकल का जो मास होगा m इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है पता है, m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है किसी भी पार्टिकल का मास, इसलिए मास हम लोग जो जानते हैं कि मास कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो लिख लीजिए m इज इक्वल टू, ये रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। ठीक है, तो m0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में ले जाइए, m0 इज इक्वल टू m इंटू √1 माइनस v² अपॉन c²। ठीक है, m0 क्या है, रेस्ट मास। इसका मतलब जब वो पार्टिकल कहीं रेस्ट में होता है तो उसको रेस्ट मास कहा जाता है। ठीक है, तो m0 इज द रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। अगर सपोज करो v और c की वैल्यू इक्वल हो जाए, और जनरली होता भी यही है। ठीक है, लाइट की जो वेलोसिटी वही होती है जो उस पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। तो m0 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, ठीक है, m इंटू √1 माइनस v अपॉन c, तो v² अपॉन c²। ठीक है, दोनों अगर आपस में इक्वल है तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1। तो 1 माइनस 1 0, 0 का रूट 0, 0 इंटू m 0, तो रेस्ट मास इज 0। तो फोटोन के पास रेस्ट मास 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फोटोन कभी भी रुका हुआ कहीं नहीं रहता है, वो हमेशा मोशन में रहता है। यहां तक क्लियर है, बताइए शिवेश।
Yes, sir. अब देखिए, फोटॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर आप फोटोन यहाँ पे पास करा रहे हो, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड रख दो, इधर मैग्नेटिक फील्ड रख दो, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है। इससे क्या प्रूव होता है कि फोटोन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो लिख लीजिए, 2-3 बातें लिख लीजिए पहले आप लोग। ठीक है, ये पहले लिख लो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, ये वाला प्रूफ कर लीजिए। और ये लाइन लिख लीजिए, फोटोन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड, हेंस इट इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नाउ in a photon particle collision, the energy and momentum are consumed. However, the number of photon may not be conserved in a collision. One photon may be absorbed or new photon may be created. याद रखना, अगर एक और एक फोटोन अगर टक्कर हो जाती है तो वो एक से ज्यादा फोटोन भी बन सकता है, 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए फोटोन नंबर ऑफ बनते हैं। तो पढ़ के सुनाइए शिवेश। Yes, sir. Sir, photon is not a material body, but is a packet of energy. रुक जाना यहां तक, देखो मैंने क्या लिखा अभी, क्या बताया कि वो पैकेट होता है। पैकेट के इच पार्ट जो पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको भी आप फोटोन बोल सकते हो, पूरे पैकेट को भी आप फोटोन बोल सकते हो, लेकिन कितने पैकेट्स हैं ये आप नहीं बोल सकते। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि क्या क्वांटा को एक्चुअल में फोटोन बोलना चाहिए क्या? ठीक है, अगर मान लो क्वांटा है, मान लो सपोज करो कि ये क्वांटा है, क्या उसको हम लोग पैकेट ये बोल सकते हैं क्या, फोटोन बोल सकते हैं क्या? एक्चुअल में बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। क्वांटा जो है वो बड़े पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, उसको अगर एकदम स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो वो जो पैकेट ऑफ एनर्जी होगा उसमें जो छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी होगा उसको हम लोग फोटोन कहेंगे। कहने का मतलब क्या है, एक्चुअल में ये मैटेरियलिस्टिक बॉडी होती नहीं है, ये मटेरियल हो तो हम लोग नहीं बोल सकते, मतलब हम लोग चेक नहीं कर सकते, कोई मैंने ऐसा अभी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, पार्टिकल का नेचर बिहेव करता है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि भैया पार्टिकल नेचर है, उसका नेचर पार्टिकल का है, लेकिन वो पार्टिकल हम लोग को दिखेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने लिखा है कि फोटोन इज नॉट अ मैटेरियल बॉडी, इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। यहां तक क्लियर है? बताइए। Yes, sir. वेरी गुड, दीपांशु पढ़ के सुनाइए। Yes, sir. So photon is not a material body, but it is a packet of energy. The intensity of light depends upon the number of photons present in light. The rest mass of photon is 0. रुक जाओ पहले समझो। अब कोई लाइट कितना इंटेंस होगा, जितना इंटेंस होगा उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है? 0 होता है, मैंने बता दिया। लेकिन अगर किसी बॉडी का मास निकालना हो किसी भी फोटोन का, तो m इज इक्वल टू m0 √1 - v²/c²। माने किसी टाइम पे किसी वेलोसिटी पे उसका मास ये होगा, लेकिन रेस्ट मास उसका हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि v और c दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसीलिए किसी भी पार्टिकल को हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट से नहीं फेंक सकते, उससे ज्यादा स्पीड से नहीं फेंक सकते, ज्यादा से ज्यादा उतना या उससे कम स्पीड से ही फेंक सकते हैं। इस फॉर्मूले से भी प्रूव हो जाता है। क्लियर है? पढ़ के सुनाइए शिवेश। Yes, sir. Yes, sir. पढ़िए। Equivalent mass. Sir, क्या सर बोलूं? हाँ बोलो ना। Equivalent mass of a photon equals to h nu by c square or h by lambda c. ठीक है, The फोटोन momentum. हाँ h न्यू अपॉन c स्क्वायर h अपॉन लैम्डा c होता है। क्लियर, नेक्स्ट। The momentum of a photon of energy E is E by c and of wavelength lambda is h by lambda. क्लियर है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे फेलियर्स ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ व्हाट इज द फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्या है फेलियर? क्यों इसको जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर हमारा डिस्क्राइब नहीं कर पाता है? पहले समझिएगा, हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई फोटोग्राफिक प्लेट है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं, इस पे जब हम लोग लाइट से स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, फोटोन से स्ट्राइक करेंगे,
तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप स्ट्राइक करोगे उसमें, सॉरी, जितने नंबर ऑफ फोटोन से स्ट्राइक करोगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पहले ये उन्होंने कहा था, बाद में उन्होंने अपने रूल को रिवाइज किया। उन्होंने कहा नहीं, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सब बाहर निकलने लगेंगे। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो एक नंबर होगा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे किसकी बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है। नंबर मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल की बात हो रही है, इसमें वेव की बात नहीं हो रही है। इसीलिए हमारा वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो फेलियर हो जाता है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये कहो कि पार्टिकल, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस लॉ को डिस्क्राइब करता है या कौन सा लॉ इसको सेटिस्फाई करता है, देन यू शुड से दिस इज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यहां तक क्लियर है शिवेश? यस सर। अब समझ, एक बार रिपीट कर दो। मैं फिर से बताता हूं। श्रद्धा, आवाज आ रही है ना बाबू? यस सर। समझिएगा पहले, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास है। इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल होता है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जब इस पे फ्रीक्वेंसी से स्ट्राइक कराएंगे, फोटोन से स्ट्राइक कराएंगे, ठीक है, तो फोटोन से स्ट्राइक कराने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे जब आप एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो उस इलेक्ट्रॉन को आप काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जब काउंट कर सकते हो, नंबर है तो काउंट कर सकते हो, तो वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताता है। क्लियर है? क्वेश्चन कीजिए। यस सर, यस। कोई क्रॉस क्वेश्चन है? नहीं No. सर, क्लियर है। न्यू टॉपिक लिखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये क्या होता है पता है? ये एक डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ा होगा वहां आपने, ठीक है। उसी तरह का सेटअप है, वही सेटअप नहीं है, उसी टाइप का सेटअप है। यहां पे एक कैथोड होता है और यहां एनोड होता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, एक सेल के साथ या अदरवाइज समझो ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। मान लो सेल हटा दो, एक सर्किट की तरह ज्वाइन कर देते हैं। जब आप इस पे लाइट पास करोगे ना, लाइट जब पास करोगे ऐसे, ठीक है, इसका वीडियो भी बना के रखा है दीपक ने, वो दिखाया होगा किसी क्लास में, रिवीजन में हम लोग दिखाएंगे आपको, ठीक है। अभी यहां देखिए, तो जैसे ही इसमें लाइट पड़ती है, ठीक है, पहले अगर मान लो कम लाइट पड़ी, सपोज करो तुमने कहा कि सर कम इंटेंसिटी की लाइट पड़ी, मान लो ये कम इंटेंसिटी की लाइट पड़ी, तो उस समय कोई भी फोटोन बाहर नहीं निकलता है। भाई कहां हो तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, साउंड सब ऑफ कर करके बैठे हुए हो। मैं कहता हूं कोई फोटो नहीं, तुम लोग कुछ यस सर। अरे भाई गलत बोला मैंने? यस सर, वही मैं देख रहा तो था। बोलो ना, तुम लोग ये अंधे की तरह पढ़ रहे हो, ऐसा थोड़ी चलता है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि जब फोटोन से स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर ना, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। अगर आपने फोटोन से स्ट्राइक किया, नो इलेक्ट्रॉन बाहर, लिख दिया मैंने, नो, कट कर दिया मैंने कि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। अब आपने क्या किया, फोटोन की इंटेंसिटी को बढ़ाया, लाइट की इंटेंसिटी को आपने बढ़ाया, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट होगा। पहले एकदम कम कम निकलेगा। आपने लाइट अगर बहुत डेंस कर दिया, बहुत ज्यादा इंटेंस कर दिया आपने, तो इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सर्किट में बाहर निकलने लगते हैं और ये सर्किट में इलेक्ट्रॉन ये पास करने लगता है। सोलर सेल इसी का एग्जांपल है, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी कहते हैं।
इसी को इलेक्ट्रिक आई भी कहते हैं। मैं बताता हूं, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही ऑर्डर किया है, जरा सुनना। एक ऑर्डर किया है मैंने, एक छोटा सा बॉक्स के टाइप का सोलर प्लेट मैंने ऑर्डर किया है, ठीक है। मैं क्या होगा, मैं जब अपने घर जाऊंगा ना झारखंड, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे लाइट ना अप डाउन होता रहता है। ऐसे भी छोटे शहर में आपको पता है लाइट कभी आती है कभी नहीं आती है, ठीक है। यहाँ तो मेरा है, लाइट आता है, सर्वर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं घूमने कहीं चला गया, ठीक है, और वहां से मुझे अगर क्लास लेने की जरूरत पड़ गई, और पड़ती ही, ठीक है, तो वहां लाइट का अगर मान लो ठीक है लाइट है, अचानक 2 मिनट के लिए लाइट चलेगी, तब तो इतने बहुत बार क्या होता है कि बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट जुड़ते हैं, जब कॉलेज के बच्चे जुड़ते हैं तो उस समय तो मेरी वजह से इतने बच्चे ना डैमेज हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने अभी एक ऑर्डर किया है, ठीक है। तो वो जो ऑर्डर किया है ना प्लेट, वो क्या होगा पता है, एक बॉक्स की तरह का होगा, ठीक है। उसमें एक बैटरी सा लगा रहेगा, ठीक है। उसको मैं क्या करूंगा पता है, जहां भी जाना है उसको लेके चले जाना है, और बहुत हल्का सा रहता है, इजी सा रहता है, ठीक है। उसको क्या करेंगे, जैसे दोपहर में है, दिन में है, दिन में उसको एक बटन सी होती है, वो खुल जाती है, बहुत बड़ी सी खुल जाएगी, उसमें सोलर प्लेट है, वो एक्चुअली खुल जाएगी, उसमें लाइट पड़ी, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वो बैटरी में सेव हो गया। मुझे क्लास लेने की जरूरत है, ठीक है, मैंने क्या किया, लैपटॉप को उसके साथ लगा दिया, उसके बाद लाइट की जरूरत है, लाइट यहाँ पे लगा दिया, किसी और जगह पे लाइट की जरूरत है, लाइट दे दिया मैंने, मोबाइल चार्ज करना है, आईपैड चार्ज करना है, जो भी करना है आराम से हो जाएगा। वो एक बार दिन में, मतलब नॉर्मल ठंड के दिन में, अभी आज जैसे दिन है, आज का दिन जैसा है, उस दिन में वो जो बैटरी को चार्ज करेगा वो 3 दिन तक चलेगा मिनिमम भी। थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। वो मेरा एक फ्रेंड है वहाँ यूएस में, उसने, उसको मैंने बोला है, तो उसने कहा है कि मैं भिजवाता हूँ आपके लिए, ठीक है, उन्होंने खुद ही पहले मुझे बोला था। तो कहने का मतलब, वो जानते हो एक्चुअल में क्या था, वो एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक सेल और प्लेट दोनों मुझे भेज रहा है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात उसकी क्या देखा मैं पता है, उसको ऐसे ऐसे बंद कर दोगे ना, तो एक जैसे वीआईपी नहीं होता है, विलेज में लोग वीआईपी करते हैं, या आपने विलेज वीआईपी देखा होगा, वीआईपी जैसा होगा। और जैसे बटन आपने स्विच किया, वो पूरा प्लेट खुल जाएगा, जितना बड़ा खोलना चाहो आप। अगर मान लो धूप कहीं पे कम जगह है आपके पास, तो इतने छोटे से जगह में हो जाएगा, बड़े जगह में बड़ा, एक रूम 10 बाय 10 का रूम के बराबर साइज का भी वो प्लेट खुल जाता है। अगर मैं चाह लूं कि किसी बाराती में मुझे, ठीक है, 10 या 12 ट्यूबलाइट और 5-6 पंखा चलाना है पूरी रात भर के लिए, वो आराम से चल जाएगा, ठीक है। और वो जो मेरा फ्रेंड है उसी कंपनी का सीईओ है वो, ठीक है, यही का है, यही का रहने वाला है। झारखंड में, मैंने यहाँ दिल्ली में मेरे पास वो मिला था, मेरे झारखंड जमशेदपुर का रहने वाला लड़का वो, ठीक है। तो अब जानते हैं, तो ये एक्चुअल में वो यही सेटअप है, यही सेटअप है, ठीक है। वो क्या है, लाइट एनर्जी इसमें, सॉरी इसमें सनलाइट एनर्जी इसमें पड़ी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ठीक है, आपने जो ये किया इसका, ये तो आपने बता दिया, अब इसका थ्योरी क्या है। तो थ्योरी सेम एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो तुम कहोगे सर फिर से रिपीट करा दो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अगर जो फोटोन आ रही है ना बाबू, उसकी लाइट की एनर्जी कितनी है, एच न्यू। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रही है उसकी एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। और हाफ एम वी नहीं, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। और ये जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल रहा है, मतलब उसके थ्रेशोल्ड को तोड़ रहा है, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं, डब्ल्यू नॉट कहते हैं, उसी को फाई नॉट भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब इसका थ्योरी क्या है कि एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। पहली बात, इसका वर्किंग क्या है कि व्हेन आफ्टर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइट स्ट्राइक on the plate, then electron comes out from this plate. बस इतना ही। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये क्या होता है, ये एक क्वार्ट्ज कैथोड का इवैक्यूटेड ट्यूब होता है। ये क्वार्ट्ज का बना होता है, QUARTZ, केमिस्ट्री में आपने सुना होगा, क्वार्ट्ज का बना होता है। इसके बाद ये ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है। एक फोटो सेंसिटिव मेटल होता है, ये जो होता है ये फोटो सेंसिटिव होता है, लाइट इस पे आएगी उसको सेंस कर लेता है वो, और इलेक्ट्रॉन अपना वो बाहर निकाल देगा। बहुत बार क्या करते हैं, इसमें एक बैटरी में लगा के रख देते हैं, क्योंकि जिसके कारण कि वो बैलेंस रहे और वो बैटरी को चार्ज करता रहे, ठीक है। ये इसका वर्किंग हो गया।
अब इसका एप्लीकेशन तुम कहोगे तो वर्किंग समझ में आ गया है, ठीक है, कि लाइट आए मतलब वो फोटोन आएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। ये फिर एक चीज और बताता हूँ, मैंने अभी वाइवा में पूछा था एक लड़के को, संडे को मैं वाइवा में पूछ रहा था, बाहर के एक बच्चे का पेपर चल रहा था तो मुझे बुलाया गया था, तो मैंने ऑनलाइन पूछा था बच्चे को कि ये फाई नॉट क्या है, तो बच्चे ने गलती से बोल दिया सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। गलत, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है बाबू। ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये एनर्जी एक्चुअल में होता है, इसीलिए तो इसका फॉर्मूला एच न्यू नॉट लिखते हैं। इसी को वर्क फंक्शन कहते हैं बेटा, वर्क फंक्शन कहते हैं। और ये वाला जो न्यू नॉट है इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके लिए एक स्टोरी भी मैंने सुनाया था, ठीक है, कि सपोज कीजिए दीपांशु, यस सर। अभी मैं चाहता हूं कि तुम घर से अपना भाग जाओ, भागोगे मेरे कहने पे, नॉर्मली कहने पे? ये मत समझो मैं टीचर हूं, नॉर्मली मैंने तुम्हें कहा दीपांशु घर छोड़ के भाग जा, भागोगे? नो सर, नो सर। मैंने कहा 5,000 रुपया दूंगा तो भागोगे? हाँ सर, भाग सकता हूँ। अरे इतना इतना नहीं सर, मतलब नहीं नहीं सर, वापस भी तो आना है ना घर पे। वापस नहीं आना है तुमको, घर छोड़ के भागना है, सबको छोड़ना है। तो सर कितने में भी नहीं मानूंगा सर फिर तो। कितने में भी नहीं मानोगे, देखना तुम मान जाओगे अभी कैसे। अभी मैं बताता हूँ दीपांशु, तुमको ना जिस तरह के पापा हैं, जो तुम्हारा पापा है उनका डुप्लीकेट सेम टू सेम पापा, ओरिजिनल वाला, ठीक है, सर, कहीं और जगह पे है। तुम्हारी मम्मी भी सेम, तुम्हारी पूरी फैमिली सेम। और तुम्हें मैं प्रूव कर दूं कि तुम्हारी जो वहां अभी तुम लोग रह रहे हो वो डुप्लीकेट मम्मी पापा भाई बहन सब डुप्लीकेट घर है सब तुम्हारा, ओरिजिनल तुम्हारा यहाँ है। और यहाँ पे उसके बाद भी तुम अरबपति हो, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम लोग 2 टाटा, अरबपति छोड़ 2 टाटा को खरीद सकते हो। अब बताओ भाग के आओगे या नहीं आओगे? हाँ सर आऊंगा। ऑब्वियसली आओगे। कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे उधर की जितनी एनर्जी है उसको मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है, उससे ज्यादा एनर्जी दे दिया, तुम चले आओगे। समझ में आ रहा है? यहां भी यही होता है, यहां भी यही होता है कि मेटल प्लेट जो इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है ना, उससे ज्यादा एनर्जी हम लोग उसको दे देते हैं और वो छोड़ के चला जाता है, ठीक है। ये जो छोड़ के चला जाता है इस प्रोसेस को आयनाइजेशन कहते हैं। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, फिर भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं मैं, इसको आयनाइजेशन कहते हैं। जितनी एनर्जी देने पर छोड़ के जाता है उसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, टीचर में पढ़ाया होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे आप लोगों ने वहां पढ़ा था कि सोडियम है, सोडियम को हमने एक्साइटेड कर दिया तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चला जाता है जी, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो जितनी एनर्जी आपको यहाँ पे देनी पड़ती है, क्यू से एनर्जी को डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में, याद होगा आपको, जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उसको आयनाइजेशन नहीं बोलेंगे, जितनी आप एनर्जी दोगे उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे, जिससे छोड़ के वो जाएगा। और मैंने ये भी कहा था कि एनर्जी और थ्रेशोल्ड मतलब एच न्यू और वर्क फंक्शन का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, वही हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा। यही वर्किंग सेम टू सेम यहाँ होता है। तुम देख रहे हो ना, सारा कुछ रिपीट आ रहा है, बार बार रिपीट आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। अब तुमको सर फोटो सेल्स का यूज कहाँ होता है, ठीक है, ये बर्गलर अलार्म में यूज होता है, फायर अलार्म में यूज होता है। बहुत बार तुमने देखा होगा फायर वाला जो ट्रक आती है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर लेके जब आते हैं वो लोग आग बुझाने के लिए, उन लोगों के ऊपर में सोलर प्लेट छोटा सा लगा रहता है कि अगर मान लो कहीं उसका नहीं भी चार्ज हुआ फिर भी ऊई करते हुए आता है, सोलर प्लेट से चार्ज होता रहता है। आप जानते हो ये अभी तो ये पहाड़गंज साइड में और दिल्ली कालका जी साइड में, इस सब में देखना हम लोगों ने अब सोलर प्लेट लगा दिया है लाइट के लिए, ठीक है। अब दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूज होता है। आप लोगों ने भी, श्रद्धा तुम भी अपने स्टेट में रहती होगी, वहां भी देखना, अगर मेन टाउन में रहोगे ना वहां भी अब सोलर प्लेट लगने लगा है, ठीक है। और उसमें तो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है, अचानक देखोगे मतलब क्या कहते हैं, अंधेरा होने लगेगा अपने आप ऑन हो जाता है वो, इतना सेंस होता है वो, ठीक है। इसके बाद
सबसे अच्छा सोलर प्लेट का जो यूज होता है बड़े बड़े मेटालिक शीट में होल पता करने के लिए। मान लो इतने बड़े बड़े मेटालिक शीट है, इसमें कहां पे छोटा सा होल है, कैसे पता करेंगे? ये सोलर प्लेट से करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर होल होगा तो वहां पे स्पार्किंग होगी, अगर मैं लाइट डालूंगा वहां पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो स्पार्किंग होगी, जहां पे स्पार्किंग होगी मैं पता लगा लूंगा कहां पे है। कोई भी सॉलिड और लिक्विड कितना ओपेक है उसको यूज करने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है, हम लोग फोटो सेल या फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस को अपनाते हैं। तो पढ़ के सुनाइए श्रद्धा, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स? Photocells are used in counting devices. Example, to count the persons entering the hall provided they come one by one. Photocells are used in burglar alarm and fire alarms. They are used to switch on and off the street lighting system at dusk and dawn without any manual attention. They are used in industries for locating mirror, minor flaws or holes in metallic sheets. They are used to determine the opacity of solid and liquids. अब समझना मेरी बात, आप लोगों ने देखा होगा जब मॉल वगैरह में जाते होगे ना, तो वहां इस तरह का ये लगा रहता है, ऐसा लगा रहता है इस तरह से, और वो लोग चेक करते हैं कि मेटल डिटेक्टर, इसको कहते हैं मेटल डिटेक्ट, आपके बॉडी में मेटल है या नहीं, वो चेक करते हैं। और बहुत जगह में क्या होता है, मेटल डिटेक्टर नहीं, वो ये चेक करते हैं कि कितना आदमी इस अंदर गया। देखना, बड़े बड़े पार्टी रूम जो होती है ना, उसमें इस तरह का लगा होता है। जैसे मेरे कॉलेज के उसमें ये होता है, क्या कहते हैं, रेवर सेंटर जो होती है हम लोग का, जिसमें की स्पीच वगैरह चलती है, तो रेवर सेंटर में हम लोग का क्या होता है, इसी तरह का प्लेट लगा हुआ है। कौन बैठ बैठ के आदमी गिनेगा भाई, कौन कितना आदमी एंटर किया इसमें? वो क्या करते हैं, इससे एंटर वो काउंट कर लेते हैं। अच्छा, कैसे काउंट करते हैं, जरा ये देखो, मैं समझाता हूं कैसे काउंट करते हैं। मान लो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, सोलर प्लेट लगा देते हैं, यहाँ पे एक लाइट जैसा सोर्स कुछ लगा देते हैं और यहाँ पे प्लेट लगा देते हैं। लाइट इससे हमेशा आते जाते रहती है। मान लो एक आदमी इधर से पार हुआ, ठीक है, अगर एक आदमी पार हुआ तो उसका शैडो उस पर पड़ा, उतनी देर तक लाइट उसमें नहीं पड़ी, वो टाइम उसको डिटेक्ट कर लिया कि भैया एक आदमी पार हुआ है, उतना टाइम डिटेक्ट कर लिया, बता दिया कि एक आदमी ने पार किया। 5 आदमी पार हुआ तो 5 बार वो करंट को रोकेगा, और जितने बार नंबर ऑफ करंट को, जितने बार नंबर ऑफ लाइट्स को रोकेगा, ठीक है, उतने वो काउंट करके बता देगा कि भैया इतना आदमी यहाँ पे एंटर किया है। कभी आप लोग अगर दिल्ली आई होगी, श्रद्धा तो आई ही थी, तो श्रद्धा तुमने देखा होगा कनॉट प्लेस वगैरह में, वहां पे जाओगी जहाँ गाड़ी उड़ी सब पार्किंग होता है ना, तो वहां देखना वो बड़ा सा प्लेट यहाँ पे लगा रहता है, लिखा रहता है कि इतनी गाड़ी अभी है, इतने गाड़ी जहां से निकल गए, इतना पार्क खाली है, इतना पार्क भरना है, वो सब। बहुत लोग सोचते हैं कि कोई Yes, आदमी sir. पे लेके बैठा होगा, कंप्यूटर पे लिख रहा होगा इतना गाड़ी गया, इतना गाड़ी आया। अरे भाई, बहुत लोगों की जरूरत ये हो जाएगी, लोग नहीं रहते वहां पे, एक मशीन लगा देते हैं बस, जितना गाड़ी एंटर किया, ठीक है, उसको डिटेक्ट कर लिया कि इधर से करंट कितना गया, और उधर से जब निकलने वाला होता है उधर से काउंट कर लिया कि इतना निकला, दोनों को माइनस कर दिया, बता दिया इतना गाड़ी है, इतना स्पेस है, इतना बचा हुआ है, सब कुछ वैसे बता देते हैं। सिनेमा हॉल वगैरह में भी देखा होगा, मूवी हॉल में, मूवी थिएटर वगैरह में आपने देखा होगा। कहने का मतलब क्या, ये बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, होल्स वगैरह को, मेटालिक शीट्स वगैरह को चेक आउट करने में, इसमें कहीं फ्लॉज तो नहीं है, कहीं होल्स तो नहीं है। माइनर फ्लॉज, फ्लॉज मतलब होल होता है, छोटा सा, माना ऑब्स्ट्रक्शंस को ही फ्लॉज कहते हैं, ठीक है, माइनर फ्लॉज तो नहीं है, होल्स तो कहीं नहीं है। नाउ न्यू टॉपिक लिखिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। आपने देखा होगा वेव ऑप्टिक्स के बाद सारा टॉपिक आपको मिक्स मिक्स सा लग रहा होगा, सब एक जैसा लग रहा होगा, और एक ही बात रिपीट हो रही होगी बहुत बार। ये टॉपिक ही ऐसा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, लाइट के पास डुअल नेचर होता है, मैंने बताया था, ठीक है। जैसे कभी कभी आप लोग अपने फ्रेंड को भी बोलते हैं, वो देखना कि कभी डुअल नेचर का होता है, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, तो अरे यार कितना डुअल नेचर है यार तुम। तो यहां भी वही है, लाइट जो है वो क्या होता है, डुअल नेचर का होता है। ये दोनों तरह के फेनोमेनॉन को डिस्क्राइब करता है, वेव नेचर को भी डिस्क्राइब करता है, पार्टिकल नेचर को भी डिस्क्राइब। तो पार्टिकल नेचर किस किस फेनोमेना को डिस्क्राइब करता है? एक को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो तो जान चुके हैं। उसी तरह का कॉम्पटन इफेक्ट होता है। तुमको सर कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है बता ही दीजिए मुझे,
क्योंकि बहुत बार ना देखना कुछ इंप्रेस करने वाले टीचर सब आके पूछेंगे यू नो द कॉम्पटन इफेक्ट, बच्चे कहते हैं नो। अरे भाई बहुत इजी है। अभी ये सोलर प्लेट था ना आपके पास, शिवेश जी बताइए इसमें क्या पड़ रहा था, यहाँ पे क्या गिर रही थी इसके ऊपर? सर लाइट। लाइट नहीं, एक्सरे वही इस पे गिरा, इस पे क्या गिरा तो एक्सरे, एक्सरे। उसी को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। अगर एक्सरे किसी प्लेट पर गिर रही है और उससे इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो ये सब ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ये सब रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करता है। और इंटरफेरेंस याद होगा, लास्ट क्लास में एक बार बताया था मैंने, 40 रुपए के छोले भटूरे, 40 रुपया था, 20 रुपया मेरे पास था, 60 रुपीज के छोले भटूरे खा रहे थे, तो उस प्रोसेस को इंटरफेरेंस कहते हैं। डिफ्रैक्शन मैंने बताया था कि लाइट क्या होती है, अपने पास से डिफ्रैक्ट कर जाती है। ठीक है, पोलराइजेशन, ठीक है, वो मैंने उसका स्पेक्स वाला कहानी सुनाया था आप लोगों को। ऑल प्रोसेस आर डिस्क्राइब्ड बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो तुम कहोगे सर पेपर में कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा न्यूमेरिकल में, ठीक है, उसमें ये पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल में तो अलग तरह से वैल्यू पूछा जाएगा, और ऐसे थ्योरी में पूछा जाएगा कि वेव नेचर डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट नंबर लिखेगा इंटरफेरेंस, सेकेंड नंबर लिख देगा कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कुछ दे देगा, तो आंसर है इंटरफेरेंस। उसी तरह पार्टिकल नेचर कैसे डिस्क्राइब करता है, ये सब सारी बातें डुअल नेचर के अंदर आता है। तो यू नो द रेडिएशन पोजेस द पार्टिकल नेचर। अगर कोई रेडिएशन है उसमें भी पार्टिकल नेचर होता है। रेडिएशन sometimes behave as a wave and sometimes as a particle. Hence radiation has the dual nature. आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हम लोग मोबाइल पे फोन पे बातें करते हैं, तो इस पे भी तो एक तरह की रेडिएशन सी आती है। इसके पास भी दो तरह के नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर होता है। सनलाइट जो हमारे पास आ रही है वो भी एक रेडिएशन है। this is the two types of nature, you know, dual nature, particle nature as well as the wave nature. ठीक है, इस पूरे को पढ़ के सुनाइए मुझे शिवेश। Yes, sir. The various phenomena related to radiation can be divided into three categories. First, there are the phenomena like interference, diffraction, polarization, etc., which can be explained on the basis of electromagnetic wave nature of radiation only. Second, there are the phenomena like photoelectric effect, Compton effect, etc., which can be explained on the basis of quantum particle nature of radiation. Third, these are the phenomena like rectilinear propagation, reflection, refraction, etc., which can be explained on the basis of either of the wave nature of or the particle nature. मतलब दोनों नेचर से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब तुमको सर ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, मतलब लाइट जो सीधी सीधी जाती है ना, इसको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कहते हैं बेटा। ठीक है, रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? जब लाइट बाउंस बैक हो जाती है, और जब अपने पाथ से डेविएट कर जाती है इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। नाउ टॉपिक का नाम लिखिए, डी ब्रॉगली ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस। इतना बड़ा मत लिखो, लिखो डी ब्रॉगली थ्योरी या डी ब्रॉगली। डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट हट गया था। हाँ, सिलेबस से आपका हटा है, मैंने तो भेजा था आप लोगों को, देख लेते हैं, डिस्कस करेंगे। और हट भी गया है तो थोड़ा सा तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, यस सर। चलिए देखिए, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है? किसी भी पार्टिकल का, मटेरियल पार्टिकल का, ठीक है, अगर वो कोई मटेरियल पार्टिकल का ट्रेवल करता है तो हमेशा वेव प्रोड्यूस करेगा। तुम कहोगे सर ये क्या बात बोल रहे हो? अगर शिवेश यहां से यहां, तो शिवेश तुम रहते कहां हो बाबू? सर दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में तुम रहते हो। दिल्ली से सपोज कर तुम कालका जी मेरे पास आ रहे हो, ये भी दिल्ली में है। ठीक है, अगर तुम यहां से यहां आ रहे हो तो तुम कहोगे सर मैं तो सीधा सीधा आ रहा हूं। ठीक है सर, मैं तो पार्टिकल हूं। एक्चुअल में जानते हैं, दिख जरूर रहा है पार्टिकल, लेकिन अगर आपको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा ना तो आप ऐसे ऐसे आ रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आप पार्टिकल नेचर भी डिस्कस कर रहे हो और वेव नेचर भी डिस्कस करते हो। लेकिन हाँ,
अगर स्मॉल पार्टिकल है, कोई भी स्मॉल पार्टिकल है, तो कभी कभी वो वेव की तरह बिहेव करता है, कभी वो ऐसे जाता है, कभी वो पार्टिकल की तरह जाता है। जब वो वेव की तरफ जाता है तो उस समय जो इसका वेवलेंथ होगा, तुमको कहा सर वेवलेंथ किसको कहते हैं, श्रद्धा ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका जो क्रेस्ट है, इसका जो क्रेस्ट है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। और इसका जो ट्रफ है, इसका जो ट्रफ है, ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट ऑफ एनी वेव और टू ट्रफ्स ऑफ द एनी वेव। तो ये जो क्रेस्ट और वेव ट्रफ का जो वेवलेंथ होगा, लैम्डा जो होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम होगा। बस यही याद रखना है। तो लिखिए, वेवलेंथ ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल या वेवलेंथ ऑफ एनी, हाँ, वेवलेंथ ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल wavelength of any moving particle is inversely proportional to the momentum of the particle और मोमेंटम ऑफ द मैटर वेव। पार्टिकल से अच्छा लिख दो ब्रैकेट में मैटर वेव। मैटर वेव। अब समझना बाबू, कोई भी पार्टिकल जो है जब भी ट्रेवल करेगा, अभी मैंने कहा सीवेज जो चलेगा ये चल ऐसे रहा है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से इसको देखोगे तो ये ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो इसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। और इसी वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा जाता है। इसी मोमेंटम को डी ब्रोगली मोमेंटम कहते हैं। और ये जो पार्टिकल है, ये जो इस तरह का चल रहा है, उसको पार्टिकल नहीं बोलेंगे, मैटर वेव बोलेंगे। तुमको कहा सर अगर ये शिवेश पार्टिकल है और शिवेश अगर आपसे मिलने आ रहा है घूमने के लिए, तो आप इसको शिवेश पार्टिकल नहीं बोलोगे? ऑब्वियसली नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा शिवेश मैटर वेव। मतलब शिवेश जो है मैटर वेव की तरह मेरे पास आ रहा है, इसके पास मैटर भी है और वेव की तरह भी आ रहा है। इसी को डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहा जाता है। आपको पता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी, तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो बाबू कांस्टेंट डालना पड़ता है, और कांस्टेंट जो होता है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट ही होता है, h अपॉन पी। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन पी। क्लियर है दीपांशु? h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, यस सर। और p इज अ मोमेंटम, और मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू v, क्लास 11th में पढ़ा था, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेवलेंथ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम m इंटू v। पढ़ के सुनाइए श्रद्धा। Dual nature of matter. Since radiation has dual nature, hence it possesses properties of both wave and particle, and universe is composed of radiation and matter. Therefore, de Broglie concluded that the moving material particle must also possess dual natures, since nature loves symmetry. De Broglie hypothesis. According to de Broglie, a moving material particle sometimes acts as a wave and sometimes as a particle, or a wave is associated with moving material particle which controls the particle in every respect. The wave associated with moving particle called matter wave or de Broglie wave, whose length called de Broglie wavelength is given by lambda equal to h mv, where m and v are the mass and velocity of the particle and h is a Planck's constant. ठीक है, लेकिन पेपर में मेरा वाला डेफिनेशन लिखिएगा कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। अब तुमको सर इसको प्रूव करके दिखाइए मुझे, ये प्रूफ भी आएगा पेपर में, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ पहले समझिए बेटा अच्छा से। प्लांक्स ने क्या कहा था, E इज इक्वल टू एच न्यू। दिस इज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। एंड E इक्वल टू mc स्क्वायर,
किसने कहा था भाई? आइंस्टाइन ने कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था। ठीक है, अब इन दोनों में देखो एनर्जी दोनों में है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, टेढ़ा टेढ़ा क्यों लिखा रहा है? हाँ चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ये भी ई है, लेफ्ट साइड इक्वल होता है तो राइट साइड भी इक्वल होता है, आपको पता है, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा? एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ये न्यू फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं किसी भी फोटोन का मोमेंटम निकालना चाहता हूं, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। देखो बाबू, ये मास कितना है? m, वेलोसिटी ऑफ फोटोन क्या होता है? c। बहुत बच्चे झगड़ा करते हैं मेरे से, कहते हैं सर v क्यों नहीं लिखा? मैं फिर से बताता हूं, v जो होता है हमेशा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है, जो माइक्रोस्कोपिक हो चाहे मैक्रोस्कोपिक हो, लेकिन फोटोन को जो वेलोसिटी होती है वो लाइट के वेलोसिटी के इक्वल होती है वैक्यूम में। ठीक है, तो देन यू शुड से हियर p इज इक्वल टू m, m के जगह में क्या लिखूंगा पता है? h न्यू अपॉन c स्क्वायर n टू c। अब c और स्क्वायर को कट कर दीजिए, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h न्यू अपॉन c। अब देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि h न्यू अपॉन c है। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पढ़ा था याद है? अगर इसको हम लोग ऐसे लिख दें h अपॉन c अपॉन न्यू, तो c अपॉन न्यू इज इक्वल टू लेमडा, तो दिस इज द h अपॉन लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप लोग? h अपॉन p, मीन्स वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। आंसर क्लियर है? लिख यस सर। ली। थोड़ा सा मैं और बता देता हूं इसमें। आपने कहा कि सर लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है, यहां तो मैं मान गया। ठीक है, वो m इंटू वी होता है, ये भी मान गया। अगर सपोज करो केस फर्स्ट, अगर वेलोसिटी जीरो है, v जीरो है, देखो v है, ये वेलोसिटी जीरो है, श्रद्धा ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब सीवेज यहां से चलना स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी यहां रुका हुआ है, तो वेलोसिटी जीरो होगी। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा? h अपॉन m इंटू वी, माना m इंटू जीरो, और 1 अपॉन जीरो कितना होता है श्रद्धा, पता है? शिवेश बताइए, 1 अपॉन जीरो कितना होता है? सर वो नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड माना इन्फिनिटी होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई पार्टिकल रुकी हुई है ना, तो उसका वेवलेंथ इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब वो वेवलेंथ बनाता ही नहीं है, वो पार्टिकल की तरफ पड़ा रहता है। यही मैं प्रूव करना चाहता था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा कि इफ देयर इज नो वेलोसिटी देन व्हाट विल द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, देन यू शुड से वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज इन्फिनिटी। नाउ न्यू टॉपिक लिखिए, न्यू सब टॉपिक लिखिए, रिलेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा यूज होगा। रिलेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th के टेम्परेचर चैप्टर में, माना इसमें थर्मोमेट्री में पढ़ा होगा आपने कि K इज इक्वल टू 3/2 इंटू बोल्जमान कांस्टेंट इंटू कैपिटल टेम्परेचर। ये कैपिटल K क्या है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। ये पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, sir. नहीं पढ़ा है तो उन बच्चों के लिए भी मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ, ये काम आएगा आपका। श्रद्धा, तुम अगर ये रूम में रह रही हो, देखो ये तुम्हारा रूम है, ठीक है, तुम इसमें बैठी हुई है, पंखा चला के, माना क्या बंद रूम में पंखा चलाएगी या नहीं चलाएगी? अगर तुमको गर्मी लग रही है तो Yes, sir. चलाएगी?
अच्छा, अगर मान लो खिड़की है तो तुम खिड़की खोलेगी या नहीं खोलेगी? पहली Yes, बात sir. क्या है, बंद रूम में तो कभी पंखा चलाना ही नहीं चाहिए, आपको खिड़की खोल देनी चाहिए। पूछो क्यों? बंद रूम में ना पंखा जो है वो और गर्म कर देता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है। पूछिए कैसे? आपने क्या किया, यहाँ पे फैन को मूव कराया, तो फैन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, के होती है। और देखो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर आपके घर में ज्यादा पंखा मूव कर रही है ना, और रूम अगर बंद है, तो उस रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो आपको ठंडी नहीं लगेगी, उल्टी और गर्मी लगेगी। ठीक है, इसलिए बंद रूम में कभी भी पंखा नहीं चलाना चाहिए। हम लोगों को क्या है, खिड़की खोल देना चाहिए, जिसके कारण वो हवा आएगी और वो गर्म हवा को लेके चली जाएगी, आपका रूम ठंडा कर देगी। तो यही उन्होंने कहा था, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं ना, तो एक कांस्टेंट डालते हैं और उसकी वैल्यू होती है 3/2 के। के यहाँ पे बोल्जमान कांस्टेंट है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, के इज इक्वल टू बोल्जमैन कांस्टेंट। इसको बोल्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये एक फॉर्मूला है के का, और दूसरा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 11th में किया था कि मास से डिवाइड कर दिया था, मास से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये m इंटू एम क्या हो गया, m स्क्वायर वी स्क्वायर, माना mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो p स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला था p स्क्वायर अपॉन 2m। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो उसी तरह से p स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिवांशु समझ में आ रहा है बेटा, 2m इंटू Yes, sir. तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2m इंटू के जगह में वैल्यू डाल दीजिए, काइनेटिक एनर्जी की जगह में वैल्यू डाल दीजिए, तो क्या होगा 3/2 बोल्जमान कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। 2 और 2 को कांस्टेंट है, इसको कट कर दीजिए, तो √3m/kT। अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/p, अभी आपने बताया था, तो h/p के जगह क्या लिखेंगे, √3m/kT। आंसर। ये न्यूमेरिकल यूज होगा, इसमें प्रूव करने नहीं आता है पेपर में, बहुत कम आता है, आता है मतलब बहुत कम आता है। ठीक है, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा ये यूज होगा। तो अगर कोई पूछेगा आपको कि वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू, यू शुड से h/p, h/√3m/kT, where k is the Boltzmann constant, m is the mass of particle, capital T is the absolute temperature. Absolute temperature means ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए, लिख लीजिए इसको। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए प्रूफ क्यों करवाओगे मेरे से, या कर दूं मैं, बताओ। चलिए, कोई बच्चे अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए करा देता हूं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, पूछिए क्यों, ये वाला फॉर्मूला मैं कहो तो प्रूफ भी कर देता हूं। मैंने पोटेंशियल चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था आप लोगों को कि पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज को ई से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, और वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, वर्क डन थ्योरी। ठीक है, तो दिस इज द ईवी, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ईवी। अगर मुझे v स्क्वायर निकालना हो, ये 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2ev/m। यहां तक क्लियर है? अब अगर स्क्वायर है, दूसरे साइड लेके जाना है मुझे, तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू √2ev/m। ठीक है, अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/mv। ठीक है, h/m इंटू वी की जगह इसको पुट कर दीजिए, √2ev/m। इसको कैसे लिख सकते हैं, इस m को अगर अंदर ले जाते हैं तो m स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और m कट जाएगा, h/√2mev। ठीक है, अब सबकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, मास की वैल्यू डाल दीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो डाल दीजिए, प्लैंक्स कांस्टेंट डाल दीजिए। मैं सबकी वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। h की वैल्यू कितना होता है, 6.63, कुछ बुक में 4 भी लिखा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10⁻³ जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × 10⁻³ kg।
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। V तो आपके पास पता ही नहीं है। तो जब आप, और हाँ H हो गया, H लिख दिया मैंने, ME, हाँ सब लिख दिया। तो अब से सबको सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रम। मैंने यही फॉर्मूला यूज करना है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू 12.27 अपॉन √अंडर पोटेंशियल एंगस्ट्रम। दैट्स इट। अगर ये नहीं भी एक्सप्रेशन याद रहता है तो ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। क्लियर है? बाद में लिख लेना। न्यू टॉपिक, ये सिलेबस से आपका हट भी गया है। कुछ लोग कहते हैं हट गया है, कुछ कहते हैं नहीं हटा है। सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने एक जगह आप लोग के नोट्स में क्या लिखा हुआ है वो मैं दिखलाता हूं। सीबीएसई ने लिख के दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर नीचे लिखा है मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रोगली रिलेशन, ये लिखा है। अब देखो मैटर वेव, वेव नेचर जो लिखा है ना, उसी से बहुत सारे टीचर को भी कंफ्यूजन हो रही है और खुद सीबीएसई को भी कंफ्यूजन है। ठीक है, सीबीएसई में मेरे एक अंकल जी हैं, उनसे भी पूछा गया तो बोलते हैं अरे हर हम लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है, हम लोगों को बोला हटा दो हटा दो, तो हम लोग का पैनल ने हटा दिया, अब वही लोग कंफ्यूज है। मैं बता देता हूँ, प्रूव करने तो नहीं आएगा पेपर में, ये पक्की बात है। थ्योरी समझा देता हूँ आप लोगों को होता क्या है। ठीक है, क्लियर है शिवेश, दीपांशु, श्रद्धा? यस सर। ठीक है, और मैं लिख देता हूं यहाँ पे नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट दिस ईयर, दिस ईयर। ठीक है, ऐसे हर बार ना इंपॉर्टेंट तो ऐसे भी नहीं था, टोटल 4 बार आज तक आया है जब से सीबीएसई बनी है तब से। देखिए ये होता क्या है, वेव नेचर, ये वेव नेचर को हम लोग प्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंट में, लेबोरेटरी में प्रूव करते हैं हम लोग। तो कैसे करते हैं भाई, ये हमारे पास एक क्या कहते हैं, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ये एक रियो स्टेट है। रियो स्टेट का उसको कहते हैं, पता है आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू को जब बड़ा घटा सकते हैं तो उसको रियो स्टेट कहते हैं। ये हमारे पास बैटरी है, यहाँ से लाइट, यहाँ से करंट आती है जिसके कारण लाइट जलती है यहाँ पे, और उस लाइट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा होल से होके पास कराते हैं। और ये किसका होता है बना हुआ पता है, ये बना होता है ग्लास का, क्वार्ट्ज ग्लास कहते हैं उसको। क्यों ऐसा बना होता है कि लाइट जो है ना एकदम सीधी सीधी जाए, इसके लिए अगर कोई एक्स्ट्रा लाइट आ रहा है तो उधर उधर पार नहीं होने देगा। और ये लाइट जाती है और इस वाले बॉब को, ये एक छोटा सा बॉब होता है, बॉब माना ईंट के टाइप का, ईंट का जो शेप होता है ना, ईंट की तरह का एक सबस्टेंस होता है, उस पे उसको स्ट्राइक कराते हैं हम लोग। ठीक है, और ये जो बना होता है ये फेल्डस्पार क्वार्ट्ज ग्लास का बना होता है, इस पे ये लाइट स्ट्राइक करता है, और जब लाइट स्ट्राइक करता है तो इससे टक्कर मारने के बाद ये रिफ्लेक्शन होता है, और जो रिफ्लेक्शन होता है इसको एक कलेक्टर में हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, काउंट कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना एनर्जी लूज हुआ, यहां से कितना एनर्जी निकला था, यहां कितना एनर्जी आया, यहां कितना लूज हुआ। ठीक है, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट जब करते हैं तो देखो एक फॉर्मूला जरा यहाँ पे देखिए, गौर कीजिए। ये आपके पास एक लाइन है, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल फाई है। मान लो ये थीटा एंगल ले लिया मैंने, ये फाई ले लिया कि किस एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ, और ये एंगल भी थीटा है। तो थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। लिखा है मैंने क्या, नहीं यहाँ लिखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो 90। ठीक है, या ऐसा करते हैं हाफ इंटू 180 माइनस 5। अब जो यहाँ पे जिस एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है ना, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जब क्वार्ट्ज ग्लास होता है तो इसकी वैल्यू 50 होती है। ये एक्सपेरिमेंटली होता है सारा, ये याद करने वाली बातें हैं। पहली बात मैं फिजिक्स में बोल रहा हूँ कि कुछ याद करो। 180 माइनस 50, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 130 अपॉन 265 डिग्री एंगल हो जाएगा।
ये ग्लास, निकल, फेल्डस्पार बहुत अलग अलग सबस्टेंस के लिए होते हैं। अगर निकल है, ठीक है, तो निकल के लिए डी की वैल्यू केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने 0.91 होता है। डी क्या होता है? अगर मान लो ये निकल से बना हुआ है तो निकल के मॉलिक्यूल के जो बीच का स्पेस होता है, एटम के बीच का जो स्पेस होता है, इसको इंटर एटॉमिक स्पेस कहते हैं बेटा। और इंटर एटॉमिक स्पेस मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डी इज इक्वल टू इंटर एटॉमिक स्पेस। तो निकल का इंटर एटॉमिक स्पेस क्या होता है? 0.91 एंगस्ट्रम होता है। और एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ब्रैग। ब्रैग ने बोला था कि 2d sin थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा। तो इससे लैम्डा देखो, थीटा की वैल्यू 65 पुट कर देना, डी की वैल्यू पुट कर देना, लैम्डा को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा पता है? 1.65 एंगस्ट्रम आएगा। ठीक है, ये याद रखने वाली बातें हैं। और डायरेक्ट जो फॉर्मूला था हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। ठीक है, इसमें पोटेंशियल की वैल्यू डाल दोगे। ठीक है, ये जिस पोटेंशियल से इसको फेंका है, इसकी पोटेंशियल 54 होती है और ये एंगल 50 होता है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, तो जब इसको यहाँ पे पुट कर दोगे 12.27 अपॉन अंडर रूट 54, ठीक है, तब तुम देखोगे कि इसकी भी वैल्यू लगभग 1.65 एंगस्ट्रम ही होगी। इसका मतलब क्या है? जो लाइट हमने छोड़ा उसका भी वेवलेंथ वही है जो वेवलेंथ आपका कैलकुलेट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वेवलेंथ के ही फॉर्म में तो जा रहा है, पार्टिकल के फॉर्म में तो जा नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लैम्डा आर इक्वल। इसका नाम लैम्डा 1 रख दीजिए, इसका नाम लैम्डा 2 कर दीजिए। लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रम। आंसर। नाउ वेव नेचर गेट satisfied. Answer. Now this chapter is theoretically complete. अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स आज करेंगे। क्लियर है?